Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. This is me, Danish Aziz, and you are watching my YouTube channel, Study Station. I welcome to all of you on my YouTube channel. Ladies and gentlemen, we were trying to cover 10th क्लास के जितने भी सिलेबस है, जितना भी उसका मटेरियल है, वो हम समझने की, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अंदर जितने भी 10th क्लास के अंदर चैप्टर्स होंगे, पोइम्स होंगे, वो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड। तो इससे पहले हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर चैप्टर नंबर 3। डियर व्यूअर्स, दिस चैप्टर इज़ वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत ही कमाल का ये चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एज, आज के दौर के लिहाज से कि आज के दौर के ज़रूरियात क्या हैं, किसके अंदर कमी आ रही है, किसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इन अ आउटस्टैंडिंग वे। बहुत ही कमाल की चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। और सबसे कमाल की चीज़ है जी इसके टाइटल के अंदर। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टाइटल, तो आगे जो चीज़ें आपको इसकी ट्रांसलेशन के अंदर नज़र आएंगी वो बहुत ही आसान हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइटल। टाइटल को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि बेसिकली ये जो टाइटल है ये हमें किस चीज़ का पैगाम दे रहा है या किस चीज़ की तरफ ये इशारा कर रहा है। सो लेट्स डाइव इनटू द टाइटल है जी हमारा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम इन 2 वर्ड्स को समझ लेते हैं। डिजिटल बेसिकली बच्चे होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज का दौर यू नो वेरी वेल इट इज़ द इरा ऑफ कंप्यूटर का दौर है। तो कंप्यूटर का जो दौर है, जो आप लोग काम करते हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर, इंटरनेट, कंप्यूटर के ऊपर जो हमारा काम वगैरह आजकल होता है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वो हमारा डिजिटल होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन को बच्चे उर्दू में कहते हैं आलमगीरियत। आलमगीरियत निकला है दुनिया से। दुनिया को आलम कहते हैं, आलम से बना है आलमगीरियत। आलमगीरियत होती क्या है? दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो एक दूसरे से जो अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं, एक दूसरे से जो अपना राब्ता बनाते हैं या जो एक दूसरे के करीब आते हैं, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसको आलमगीरियत कहते हैं। अब ये करीब आना, राब्ता कायम करना या एक दूसरे के आपस में जुड़ना, ये किसकी मदद से होता है? ये टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है या फिर कारोबार की मदद से हो रहा है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल आलमगीरियत। अब दुनिया के अंदर लोग आपस में मिल चुके हैं। एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन से, एक नेशन दूसरी नेशन से, एक कंट्री दूसरी कंट्री से, सिर्फ एक दूसरे से नहीं, इस दुनिया के अंदर अर्थ के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं दे आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर। और ये सारा कुछ किसकी मदद से हो रहा है? डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। ठीक है जी। अब डिजिटल की वजह से दुनिया मिल चुकी है, एक बन चुकी है। तो इसका असर, इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट क्या है वो नीचे देखें। ट्रांसफॉर्मिंग, तब्दील कर रही है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल आलमगीरियत तब्दील कर रही है द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान को। ठीक है जी। अब आपको समझ आ गई होगी पूरे टाइटल की कि जो जदीद दौर आ चुका है, सारे लोग आपस में मिल चुके हैं, ये इंग्लिश ज़ुबान को तब्दील कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी जो मदर टंग है वो है उर्दू। अब हम डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की तरफ देखें तो हर एक मुल्क, हर एक नेशन, हर एक सिविलाइजेशन एक हो चुकी है। तो जब दूसरी सिविलाइजेशंस की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हिंदू भी आते हैं, उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, उसके अंदर सिख भी आते हैं, उसके अंदर दूसरी लैंग्वेजेस भी आती है। चाइनीज़ आ जाती है, जैपनीज़ आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, हिंदी आ जाती है। जितनी भी मीन्स की कंट्रीज़ हैं, हर एक कंट्री की ज़ुबान आ जाती है। तो जब हम एक हो के बात करेंगे तो हम इंग्लिश के अंदर बात करेंगे। मेरी ज़ुबान बेसिकली उर्दू है, सामने वाले की कोई और ज़ुबान होगी। तो जब हम इंग्लिश के अंदर बात करेंगे तो हम अपने एक्सेंट के थ्रू बात करेंगे। तो वो जो हमारी इंग्लिश ज़ुबान होगी ना, वो बेसिकली चेंज हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी।
तो यह जी इसका टाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइटल है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया के आपस में जुड़ने का इंग्लिश ज़ुबान के ऊपर क्या असर है, वो हम बेसिकली इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। मैं आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग के लिहाज से इसकी ट्रांसलेशन समझाऊंगा। जब आप इस ट्रांसलेशन को समझे सुने तो बुक को ओपन रखिएगा और अपने हाथ में एक पेन पेंसिल ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको मीनिंग साथ साथ लिखते जाएगा। बिकॉज इन दिस चैप्टर यू विल सी सम ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर को आपको बहुत से डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस होने की वजह से जो चीज़ें वो थोड़ी बहुत मुश्किल ज़रूर आएंगी, बट आई एम हेयर टू मेक दोज थिंग्स ईजी। आपके लिए मैं उन तमाम चीज़ों को आसान बना दूंगा, ठीक है जी, ताकि आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है सारी चीज़ें क्लियर हो सके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट आवर पैराग्राफ नंबर 1। जी बच्चे, पैराग्राफ नंबर 1 आपको स्लाइड नज़र आ रहा है जी। सारी चीज़ें आपको स्लाइड्स की मदद से समझाई जाएंगी। यहाँ पे कुछ विजुअल्स हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ आइकन्स वगैरह भी दिए हुए हैं जो कि उसी पैराग्राफ के रिलेटेड है। पैराग्राफ को भी समझेंगे और साथ साथ जो आइकन्स वगैरह दिए गए हैं उनको भी हम समझते हैं कि क्या बात की गई। तो जी पहला पैराग्राफ हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 का पहला पैराग्राफ, उसके अंदर क्या बात की गई है। जी, इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी, 2026 चल रहा है ना, 2026 21वीं सदी है। मीन्स कि जो बात की जा रही है वो आज के मौजूदा दौर प्रेजेंट इराक की जा रही है। 21वीं सदी के अंदर द वर्ल्ड, दुनिया, हैज़ विटनेस्ड, विटनेस के दो मतलब होते हैं। डिक्शनरी मीनिंग इसका मतलब होता है गवाह, दुनिया गवाह है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से इसका मीनिंग होगा देखा है, दुनिया ने देखा है। 21वीं सदी में दुनिया ने देखा है आ रैपिड, एक तेज़ी से बदलती हुई, एक्सपेंशन, फैलाव, एक तेज़ी से बढ़ता हुआ फैलाव देखा। 21वीं सदी के अंदर दुनिया ने तेज़ी से बढ़ता हुआ, तेज़ी से फैलता हुआ फैलाव देखा है ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का। 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में तेज़ी से फैलाव देखा है। एंड और ग्लोबल, आलमी कनेक्टिविटी कहते हैं राब्ता, और आलमी राब्ता। ठीक है जी, ये हमारा पहला सेंटेंस। 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और आलमी राब्तों में तेज़ी से फैलाव देखा है। यह जी हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस नंबर 2 क्या है वो देखें। दिस फिनोमिना, ये अमल, फिनोमिना अमल को कहते हैं। ये वाला अमल मीन्स के जो आप पहले सेंटेंस के अंदर पढ़ चुके हैं। दिस फिनोमिना, ये वाला अमल, ऑफन, अक्सर, बाज़ दफ़ा, रेफर्ड, कहा जाता है। ये वाला अमल बाज़ दफ़ा कहा जाता है टू एज़, ऐसे, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल आलमगीरियत। इस अमल को बाज़ दफ़ा, इस अमल को अक्सर डिजिटल आलमगीरियत कहा जाता है। हैज़ नॉट ओनली, इसने ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील किया है, और इस अमल ने, डिजिटल आलमगीरियत ने सिर्फ तब्दील ही नहीं किया इकॉनमीज़, माइशतों को, एंड कल्चर्स, और सकाफ़तों को। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने, डिजिटल आलमगीरियत ने सिर्फ माइशत को और सकाफ़त को ही तब्दील नहीं किया, बट लेकिन आल्सो भी लेफ़्ट, छोड़ा है, अ सिग्निफिकेंट, एक ख़ास, एक अहम, मार्क, निशान, बल्कि इसने एक ख़ास निशान भी छोड़ा है ऑन लैंग्वेजेस, ज़ुबानों के ऊपर, बल्कि इसने एक ख़ास निशान ज़ुबानों के ऊपर भी छोड़ा है। मोस्ट नोटेबली, जिसमें सबसे ख़ास तौर पर कौन सी ज़ुबान है? इंग्लिश ज़ुबान। इसने न सिर्फ माइशतों और सकाफ़तों को तब्दील किया है, बल्कि ज़ुबानों पर, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अपना एक अहम असर छोड़ा है। ठीक है जी, तो 2 सेंटेंसेस का आपका पहला पैराग्राफ है। मैं ट्रांसलेशन एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और आलमी राब्तों में तेज़ी से फैलाव देखा है। इस अमल को, जिसे हम डिजिटल आलमगीरियत कहते हैं, इसने न सिर्फ माइशतों को और सकाफ़तों को तब्दील किया है, बल्कि ज़ुबानों पर भी,
ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान पर एक अहम निशान छोड़ा है। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जिसके अंदर 2 सेंटेंसेस थे और दोनों सेंटेंसेस हमने क्लियर कर लिए। अब बात करते हैं जी पैराग्राफ नंबर 2 की। पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर क्या बात की गई है, लेट्स सी जी। पैराग्राफ के अंदर क्या बात की गई है, वंस का वैसे मतलब होता है एक दफ़ा, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे कभी। द लैंग्वेज ज़ुबान, कभी ज़ुबान, ऑफ अ फ्यू नेशंस, कुछ ज़ुबानों कुछ कौमों की। कभी चंद कौमों की ज़ुबान होने के बाद, मीन्स कि जो इंग्लिश ज़ुबान थी वो पहले सिर्फ चंद कौमों तक महदूद की। कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि इंग्लिश ज़ुबान को बोल सकती थी। कभी चंद कौमों की ज़ुबान होने के बाद इंग्लिश हैज़ बिकम हो चुकी थी, द डोमिनेंट, गालिब हो चुकी थी, मीडियम ज़रिया, एक गालिब ज़रिया बन चुका था। अब अंग्रेज़ी एक गालिब ज़रिया बन चुका है ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, मवासलात, बातचीत करने का, डिजिटल बातचीत करने का। अब इंग्लिश ज़ुबान डिजिटल मवासलात का एक गालिब ज़रिया बन चुकी है, एजुकेशन, तालीम का गालिब ज़रिया बन चुकी है, इंटरटेनमेंट, तफरीह का गालिब ज़रिया बन चुकी है, एंड कॉमर्स, और तजारत का अहम ज़रिया बन चुकी है। पहले इंग्लिश ज़ुबान सिर्फ चंद कौमों का हिस्सा हुआ करती थी, उसके बाद जो इंग्लिश ज़ुबान है वो 4 चीज़ों के ऊपर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से गालिब हुई। पहली मवासलात, दूसरी एजुकेशन, तीसरी तफरीह और चौथी तजारत। कभी चंद कौमों की ज़ुबान होने के बाद अब अंग्रेज़ी डिजिटल मवासलात, तालीम, तफरीह और तजारत का गालिब ज़रिया बन चुकी है। ठीक है जी, ये जी आपके पैराग्राफ नंबर 2 का फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। हाउएवर, ताहम, एज इंग्लिश, जैसा कि इंग्लिश स्प्रेड्स, फैल रही है, अक्रॉस बॉर्डर्स के पार, सरहदों के पार, थ्रू के ज़रिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, जैसे जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सरहदों के पार फैल रही है। इट इवॉल्व्स, तो ये नशोनुमा करती है, ये इर्तिका पजीरी करती है। इवॉल्व का मतलब होता है नशोनुमा करना, फैलना या फिर इर्तिका पजीरी करना। तो ये नशोनुमा कर रही है इन फैसिनेटिंग, एक दिलचस्प तरीके से, एंड समटाइम्स, और बाज़ दफ़ा, कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ा वेज़ तरीक़ों से। कभी कभार दिलचस्प तरीके से नशोनुमा पा रही है और कभी कभार तनाज़े वाले तरीके से ये नशोनुमा पा रही है। जैसे जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सरहदों के पार फैलती है, ये दिलचस्प और बाज़ दफ़ा मुतनाज़ा तरीक़ों से इर्तिका पज़ीर होती है, नशोनुमा पाती है। ठीक है जी, यह है जी आपका सेंटेंस नंबर 2। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की। हेयर, यहाँ पे, इधर, मीन्स कि इस चैप्टर के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर, विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, टू एक्सप्लोर, जानने की, एक्सप्लोर करने की, ढूंढने की, हम जानने की कोशिश करेंगे, हाउ, किस तरह से, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत। यहाँ इस चैप्टर के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डिजिटल आलमगीरियत हैज़, कर चुकी है, इम्पैक्टेड, मुतासर कर चुकी है, कि किस तरह से डिजिटल आलमगीरियत मुतासर कर चुकी है द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान को। जी, अब आ गई टाइटल वाली बात कि इस चैप्टर, इस पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आलमगीरियत इंग्लिश ज़ुबान को मुतासर किया है। बाय से ऑल्टरिंग, तब्दील करके, इट्स वोकेबलरी कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज, जो अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है ना, वो वोकेबलरी होता है। अब ग्लोबलाइजेशन ने सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डाला, वोकेबलरी के ऊपर, ज़ख़ीरा अल्फाज के ऊपर, ग्रामर, फिर ग्रामर को चेंज किया, फिर कम्युनिकेशन स्टाइल, बातचीत करने के अंदाज़ को तब्दील किया, एंड कल्चरल और सकाफ़ती आइडेंटिटी, शनाख्त को, और फिर सकाफ़ती शनाख्त को तब्दील किया। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल आलमगीरियत ने अंग्रेज़ी ज़ुबान के ज़ख़ीरा अल्फाज, ग्रामर, बातचीत करने के अंदाज़ और सकाफ़ती शनाख्त को तब्दील
करके किस तरह से मुतासर किया। ठीक है जी, तो ये है जी 3 सेंटेंसेस हमारे पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस पैराग्राफ नंबर 3। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की। वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा में से एक, ऑब्वियस, वाज़े, इफ़ेक्ट्स, असरात, वाज़े असरात। वाज़े असरात में से सबसे अहम असर ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल आलमगीरियत का। डिजिटल आलमगीरियत के सबसे वाज़े असरात में से सबसे अहम असर ऑन इंग्लिश, इंग्लिश पर इज़ है द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कहते हैं धमाका, भरमार। भरमार का मतलब बहुत ज़्यादा होना। ऑफ न्यू वोकेबलरी, नए अल्फाज हैं। अब बात समझ में आई कि डिजिटल आलमगीरियत में अंग्रेज़ी के सबसे वाज़े असरात में से एक जो सबसे भरमार धमाका हुआ है वो अंग्रेज़ी के नए अल्फाज हैं। जिस तरह दौर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंग्लिश के अंदर नए अल्फाज आ रहे हैं। अब जब इंग्लिश का आगाज़ हुआ था तब इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे। जैसे जैसे दौर बढ़ता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंग्लिश के अंदर न्यू वर्ड्स का जो इनेकाद है वो होता गया। तो इसके तमाम वाज़े असरात में से ये सबसे अहम असर है कि इसके अंदर न्यू वर्ड्स आते हैं, वोकैबलरी आती है। द इंटरनेट, इंटरनेट हैज़ गिवन, दिया है, इंटरनेट ने दिया है, राइज, बढ़ावा दिया है, टू हंड्रेड्स ऑफ न्यू नियोलॉजिज़म। नियोलॉजिज़म कहते हैं नए अल्फाज ईजाद करना। इंटरनेट ने नियोलॉजिज़म को बढ़ावा दिया है, बढ़ोतरी दी है। इंटरनेट के ज़रिए भैया आप नए नए वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। अब वर्ड्स तो क्या, हम उन वर्ड्स की जगह ईडियम्स यूज़ करते हैं, फ्रेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इंटरनेट इज़ द ओनली रीज़न जिसने नियोलॉजिज़म मीन्स के नए वर्ड्स का ईजाद करने का इसको राइज़ किया, इसको बढ़ावा दिया। न्यूली, नए, कॉइंड, ईजाद किए गए वर्ड्स, अल्फाज, नए ईजाद किए गए अल्फाज। नियोलॉजिज़म को आम अल्फाज में कहते हैं न्यूली कॉइंड वर्ड्स। अब इस चीज़ को बढ़ोतरी किसने दी है? इंटरनेट ने दी है। दैट, जो, आर नाउ, अब, कॉमनली, आम तौर पर यूज़, इस्तेमाल किए जाते हैं इन एवरीडे, रोज़ाना की कम्युनिकेशन, बातचीत के अंदर। और वो जो नए अल्फाज को बढ़ोतरी दी थी इंटरनेट ने, वही अल्फाज आजकल आम बातचीत के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किस तरह से? एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। अंग्रेज़ी ज़ुबान पर डिजिटल आलमगीरियत के सबसे वाज़े असरात में से एक नए अल्फाज की भरमार है। इंटरनेट ने नियोलॉजिज़म यानी नए ईजाद करदा अल्फाज को जन्म दिया है जो अब रोज़मर्रा की बातचीत में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, ये 2 सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस, वो अल्फाज कौन से हैं? वर्ड्स, अल्फाज लाइक, जैसा कि अल्फाज। हैशटैग, हैशटैग आपको ये मार्क नज़र आ रहा है। सेल्फ़ी, अनफ्रेंड एंड मीम और मीम। अब ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि न्यू हैं, ये नियोलॉजिज़म के अंदर आते हैं, लेकिन आजकल हम इन वर्ड्स को आम तौर पे यूज़ करते हैं। चाहे कोई पढ़ा हुआ है, चाहे कोई नहीं पढ़ा हुआ, हर एक बंदा इन वर्ड्स को आम तौर पे यूज़ करता है। वर्ड थे आइदर इन्वेंटेड, जो ईजाद किए गए थे, और पॉपुलराइज्ड, या मकबूल थे, थ्रू सोशल मीडिया के ज़रिए, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मकबूल थे। ये वाले अल्फाज जो ईजाद किए गए थे या ये जो मकबूल थे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही मकबूल थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही ईजाद किए गए थे। जिस तरह हैशटैग, सेल्फ़ी, अनफ्रेंड और मीम जैसे अल्फाज या तो ईजाद हुए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मकबूल हुए। यह जी थर्ड सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4, एडिशनली, अलावा, अज़ी, मज़ीद। एब्रीविएशंस कहते हैं मुखफ़फ़ात। जब किसी भी एक पूरे वर्ड को हम शॉर्ट कर देते हैं तो वो उसका मुखफ़फ़ बन जाता है। एब्रीविएशन, मुखफ़फ़ात। एडिशनली, इसके अलावा, एब्रीविएशंस, मुखफ़फ़ात सच एस, जैसा कि लॉल। अब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं लॉल, LOL। इसका जो पूरा वर्ड बनता है वो बनता है लाफ आउट लाउड। दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं BTW, जिसका मतलब होता है बाय द वे। फिर हम यूज़ करते हैं DM का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। आप चैटिंग के अंदर जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो पूरे यूज़ नहीं करते, आप उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एब्रीविएशन होती है। ठीक है जी। हैव बिकम
बन चुके हैं एन इंटेग्रल, एक ज़रूरी पार्ट, हिस्सा। ये वाले अल्फाज, ये मुखफ़फ़ जो हैं, ये अहम हिस्सा बन चुके हैं ऑफ डिजिटल लैंग्वेज, डिजिटल ज़ुबान का। ये वाले मुखफ़फ़ात डिजिटल ज़ुबान का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। दीज टर्म्स, ये वाली इस्लाहात, पाँचवा जुमला, इस पैराग्राफ के अंदर आपको 5 जुमले मिलेंगे। दीज टर्म्स, ये वाली इस्लाहात, बॉर्न आउट, पैदा हुई हैं, ऑफ द नीड, ज़रूरत के हिसाब से, फॉर स्पीड, रफ्तार की, दौर के रफ्तार की ज़रूरत के हिसाब से। ये वाली इस्लाहात दौर की रफ्तार की ज़रूरत की वजह से पैदा हुई है। एंड एफिशिएंसी, और कारकर्दगी की वजह से, और कारकर्दगी की रफ्तार की ज़रूरत की वजह से। रिफ्लेक्ट, ये अक्कासी करती हैं, हाउ, कि किस तरह से, इंग्लिश लैंग्वेज ज़ुबान इज़ है, कॉन्स्टेंटली, मुसलसल, अडेप्टिंग, ढल रही है। ये चीज़ इस चीज़ की अक्कासी करती है कि किस तरह से इंग्लिश ज़ुबान मुसलसल ढल रही है, टू फिट, पूरा करने के लिए, मॉडर्न, जदीद, कम्युनिकेशन, मवासलाती नीड्स, ज़रूरियात, जदीद मवासलाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुसलसल ढल रही है। ये इस्तिलाहात जो रफ्तार और कारकर्दगी की ज़रूरत से पैदा हुई हैं, इस बात की अक्कासी करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जदीद मवासलाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह से मुसलसल ढल रही है। ठीक है जी, तो यह है जी आपका सेंटेंस नंबर 5, और इस सेंटेंस नंबर 5 के साथ ही आपकी पैराग्राफ नंबर 3 मुकम्मल होता है। अब एक दफ़ा फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। अंग्रेज़ी पर डिजिटल आलमगीरियत के सबसे वाज़ेह असरात में से एक अहम जो असर है वो है नए अल्फाज का धमाका, नए अल्फाज की भरमार। इंटरनेट ने सैकड़ों नियोलॉजिज़म यानी नए ईजाद करदा अल्फाज को जन्म दिया है, जो अब रोज़मर्रा की बातचीत में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हैशटैग, सेल्फ़ी, अनफ्रेंड और मीम। ये ऐसे अल्फाज हैं, या तो ये ईजाद हुए हैं या सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए मकबूल हुए हैं। इसके अलावा हम मुखफ़फ़ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह LOL से लाफ आउट लाउड, BTW से बाय द वे, DM से डायरेक्ट मैसेज। ये डिजिटल ज़ुबान का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। मीन्स के जो हम व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, ये डिजिटल लैंग्वेज है और ये उसका अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये इस्तिलाहात जो रफ्तार और कारकर्दगी की ज़रूरत से पैदा होती हैं, इस बात की अक्कासी करती हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जदीद मवासलाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह से मुसलसल ढल रही है। ठीक है जी, यह जी 5 सेंटेंसेस का पैराग्राफ नंबर 3। अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की। जी बच्चे, पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर क्या बात की गई है, लेट्स सी। अनदर, एक दूसरा, मेजर, बहुत बड़ी, शिफ्ट, तब्दीली, एक और दूसरी बहुत बड़ी तब्दीली, इन्वॉल्व्स, शामिल है, द ब्लेंडिंग, घुल मिल जाना, ऑफ इंग्लिश ज़ुबान का विद अदर लैंग्वेजेस, दूसरी ज़ुबानों का। एक और बहुत बड़ी तब्दीली इंग्लिश ज़ुबान की ये है कि इंग्लिश ज़ुबान दूसरी ज़ुबानों के साथ घुल मिल गई है। एंड और लोकल, मुकामी, एक्सप्रेशन, तासरात, और इस ज़ुबान के अंदर मुकामी तासरात भी आ गए। एक और बड़ी तब्दीली में अंग्रेज़ी का दूसरी ज़ुबानों और मुकामी तासरात के साथ घुल मिल जाना शामिल है। सिंस, जब से, चौंके, सिंस का वैसे मतलब होता है जब से, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे चौंके। इंग्लिश इज़ है ऑफन, अक्सर यूज्ड, इस्तेमाल की जाती, एज अ ग्लोबल, एक आलमी, लिंगवा फ्रैंका का यहाँ पे जो मतलब है वो है राब्ता, आलमी राब्ते के तौर पे। चूँकि इंग्लिश ज़ुबान एक आलमी राब्ते के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, ज़ाहिर बात है आपने किसी गैर मुस्लिम से बात करनी होगी तो वो आप इंग्लिश के अंदर ही करेंगे। इसको कहते हैं आलमी राब्ता, ग्लोबल लिंगवा फ्रैंका। अब लिंगवा फ्रैंका होता क्या, वो असल में समझ लीजिए। लिंगवा फ्रैंका बच्चे वो मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल जब बहुत से मुख्तलिफ ज़बानों बोलने वाले लोग एक ही ज़ुबान पे इत्तफ़ाक़ करते हैं तो उसको लिंगवा फ्रैंका बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरे साथ एक चाइनीज़ खड़ा हुआ, वो चाइनी बोलता है, मेरे साथ एक अंग्रेज़ खड़ा हुआ, वो इंग्लिश बोलता है, मेरे सामने एक हिंदू खड़ा हुआ, वो हिंदू बोलता है। अब हमारे चारों की ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं,
लेकिन हमने एक दूसरे से बात भी करनी है। तो जिस ज़ुबान पे हम इत्तेफाक करेंगे कि हम इस ज़ुबान को चारों समझ सकते हैं, वो हमारी जो ज़ुबान होगी वो लिंगवा फ्रैंका होगी। ठीक है जी, ये है लिंगवा फ्रैंका का मतलब। अब ब्रिज, ये एक राब्ते की ज़ुबान है। ब्रिज का मतलब होता है राब्ता, लैंग्वेज का मतलब ज़ुबान, ये एक राब्ते की ज़ुबान है। इंग्लिश चूँकि एक ग्लोबल राब्ता है, इसलिए इसको राब्ते की ज़ुबान कहा गया है। बिटवीन, दरमियान में, स्पीकर, बोलने वाले के, ऑफ डिफरेंट, मुख्तलिफ, नेटिव, मादरी टंग्स, ज़ुबान, मादरी ज़ुबान के बोलने वालों के दरमियान। ये इंग्लिश बोलने वाले और दूसरे मादरी ज़ुबान को बोलने वालों के दरमियान एक राब्ते की ज़ुबान है। इट, ये अब्जॉर्ब्स, जज़ब करती है, वर्ड्स, अल्फाज को, एंड फ्रेजेस, और जुमलों को। ये ज़ुबान अल्फाज और जुमलों को जज़ब करती है, फ्राम अ वाइड, एक वसी रेंज से, ऑफ कल्चर, सकाफ़त के। ये एक वसी सकाफ़त के अल्फाज और जुमलों को जज़ब करती है। किस तरह से, देखें, एक दफ़ा पूरा सुन लीजिए। चूँकि अंग्रेज़ी अक्सर एक आलमी राब्ते की ज़ुबान के तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी मुख्तलिफ मादरी ज़ुबानें बोलने वालों के दरमियान एक राब्ता की ज़ुबान, इसलिए ये सकाफ़तों के एक वसी रेंज अल्फाज और जुमले को जज़ब कर लेती है। ठीक है जी, जब बहुत से लोग मिल के बात करेंगे तो उसके अल्फाज हम जज़ब करते जाएंगे, हमारे वर्ड्स वो जज़ब करते जाएगा। तो उसका कल्चर, उसकी सकाफ़त और हमारी सकाफ़त और, तो हम एक दूसरे के वर्ड्स को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, टर्म्स लाइक, जैसा कि इस्तिलाहात हैं। टर्म्स का मतलब इस्तिलाहात। हिजाब, हिजाब एक अरबी ज़ुबान का वर्ड है, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा लोग मुख्तलिफ़ ज़बानों के, मुख्तलिफ़ कल्चर के ज़ुबान लोग इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक मिक्स लैंग्वेज होगी, ये आपका अब्जॉर्ब होगी। दूसरा हमारे पास वर्ड आ जाता है सुशी। सुशी एक जैपनीज़ वर्ड है। जैपनीज़ वर्ड के अंदर खाना जो होता है ना वो सुशी होता है, हर बंदा इसको बोल लेता है। एंड और एस्थेटिक, एस्थेटिक ग्रीक यूनान का लफ्ज़ है, लेकिन हर एक बंदा इसको अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर बोल लेता है, क्योंकि हमने इन वर्ड्स को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। आर यूज्ड, ये इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्रीली, बहुत ज़्यादा है, क्रॉस, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स के अंदर। इवन हत्ता कि इफ़ दे कम, अगर ये हो जाए, फ्राम अरेबिक से हो, जैपनीज़ से हो, और ग्रीक या ग्रीक से हो। अब तीनों वर्ड्स हैं जी। हिजाब अरबी ज़ुबान का वर्ड है, सुशी जैपनीज़ ज़ुबान का वर्ड है, और एस्थेटिक ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है। मिसाल के तौर पे हिजाब, सुशी और एस्थेटिक जैसी इस्तिलाहात अंग्रेज़ी ज़ुबान के सोशल मीडिया और ब्लॉग्स पर आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल होती हैं, हालांकि ये अरबी, जापानी और यूनानी ज़ुबान से आई। अब ये तीनों वर्ड्स हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के, लेकिन इंग्लिश का कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, सोशल मीडिया होगा, उस सोशल मीडिया के ऊपर ये वर्ड्स आम तौर पे यूज़ किए जाते हैं, चाहे इनका ओरिजिन मुख्तलिफ ही हो, लेकिन ये एब्जॉर्ब हो चुकी हैं इंग्लिश के अंदर, तो इनका इस्तेमाल इंग्लिश के सोशल मीडिया के ऊपर आम होता है। इन ऑनलाइन स्पेसेस ऑनलाइन जगहों पर इट इज़ कॉमन, ये बात आम है, टू सी, देखना, पीपल, लोगों को, मिक्स, मिलाते हैं, इंग्लिश ज़ुबान को, विद देयर नेटिव लैंग्वेजेस, अपनी मादरी ज़ुबान के साथ। हमने ऑनलाइन जगहों पे देखा है कि जो लोग होते हैं वो इंग्लिश ज़ुबान को अपनी मादरी ज़ुबान के साथ मिलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो मैं इंग्लिश ज़ुबान को अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू के साथ अटैच करता जाऊँगा। ये चीज़ बहुत देखी गई है। अब प्रैक्टिस, ये एक ऐसा अमल है कॉल्ड, जो कहलाता है कोड स्विचिंग, और ऐसा जो अमल होता है हम उसको एक टर्म में कहते हैं कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है? बातचीत के दौरान एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तब्दील हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम टॉकिंग इन उर्दू, तो उर्दू के साथ मैं साथ साथ अपनी ज़ुबान को स्विच कर लेता हूँ, एंड आई स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, तो ये जो अमल होगा, ये जो टर्म होगी, इसको हम कोड स्विच बोलेंगे। ठीक है जी। ऑनलाइन जगहों पर लोगों को अपनी मादरी ज़ुबानों के साथ साथ अंग्रेज़ी मिलाते हुए भी देखा है। इस अमल को कोड स्विचिंग कहा जाता है। दिस इस हैज़ रिजल्टेड, नतीजा निकला है, इससे नतीजा निकलता है, इन हाइब्रिड को उर्दू में कहते हैं मखलूत। उर्दू में मुश्किल वर्ड है। मखलूत होता क्या है? मखलूत होता है जी, डायलेक्ट बोली को कहते हैं। दोनों वर्ड्स को इकट्ठा एक दफ़ा देख लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
हाइब्रिड डायलैक्ट का मतलब होता है मखलूत बोली, मखलूत ज़ुबान। ऐसी बोली, ऐसी ज़ुबान जो ज़्यादा ज़ुबानों के बोलने से मिल के बने। कोई भी ज़ुबान जो बहुत सी ज़ुबानों को मिल के बनती है उसको हाइब्रिड डायलैक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। इसका नतीजा ये निकला कि इंग्लिश ज़ुबान ये बहुत से ज़ुबानों के बोलने के बाद बनी है, इसलिए ये एक हाइब्रिड डायलैक्ट है। इसका नतीजा ये क्या निकला, कोड स्विचिंग का नतीजा ये निकला कि इंग्लिश ज़ुबान एक हाइब्रिड डायलैक्ट बन चुकी है। लाइक जिस तरह टैगलिश क्या होता है, टैगालॉग प्लस इंग्लिश। टैगालॉग, फ़िलिपाइन के जो लोग होते हैं वो जो ज़ुबान बोलते हैं उसको टैगालॉग बोलते हैं। अब टैगालॉग के अंदर वो इंग्लिश भी बोलेंगे तो वो बन जाएगा टैगलिश, तो ये कोड स्विचिंग हो जाएगी। और ये वाली जो टैगलिश कोड स्विचिंग है इसको हाइब्रिड डायलैक्ट बोलेंगे। जिस तरह सिंग्लिश क्या होता है, सिंगापुर के जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलेंगे तो उसको सिंग्लिश बोलेंगे। अब ये कोड स्विच हुआ, इस कोड स्विच को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डायलैक्ट। शोकेसिंग, ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर करती हैं, टैगलिश और सिंग्लिश ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं द लिंग्विस्टिक कहते हैं लसानी, वर्ड्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़ुबान को समझना जो होता है वो होता है लिंग्विस्टिक लसानी। फ्लैक्सिबिलिटी, लचक, ये चीज़ दिखाती है, ज़ाहिर करती है कि लसानी के अंदर, ज़ुबान के अंदर लचक होती है। आप उसको स्विच कर सकते हो, आप उसको तब्दील कर सकते हो। लिंग्विस्टिक फ्लैक्सिबिलिटी, लसानी लचक। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, जिसमें डिजिटल आलमगीरियत हैज़ इनकरेज, इसकी हौसला अफजाई की। और लसानी लचक की डिजिटल आलमगीरियत ने हौसला अफजाई की है, जो इस लसानी लचक को ज़ाहिर करती है कि जिसकी डिजिटल आलमगीरियत ने हौसला अफजाई की है। ठीक है जी। तो ये 4 से 5 सेंटेंसेस का आप पैराग्राफ नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं जी अपने नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5 जी। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें देख लीजिए जी, आपके सिंग्लिश और टेंग्लिश है जी, ये नीचे कुछ एग्जांपल भी दी हुई है। वो पहले उनकी ज़ुबान में बोला हुआ है, फिर उन्होंने इंग्लिश के अंदर बोला हुआ है। अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर क्या है, लेट्स सी। ग्रामर टू भी हैज़ नॉट बीन लेफ्ट, नहीं छोड़ी गई, अनटच का मतलब होता है बेलमस, ऐसी चीज़ जिसको छुआ ना जाए। मीन्स के ग्रामर भी इंग्लिश का हिस्सा है और ये भी अनछुई हुई नहीं रही, मीन्स कि इसके अंदर भी तब्दीलियाँ आई हैं। वाइल जैसा कि ट्रेडिशनल रवायती ग्रामर रूल्स असूल, जैसा कि रवायती ग्रामर के असूल स्टिल अभी तक अप्लाई लागू किए जा रहे हैं। इन फॉर्मल कहते हैं बाज़ाब्ता राइटिंग, तहरीर या लिखाई, बाज़ाब्ता लिखाई में अभी तक भी इंग्लिश के जो रवायती असूल हैं, ग्रामर के रवायती असूल हैं, वो अभी तक फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल लिखाई के अंदर लागू किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। द राइज कहते हैं अरूज ऑफ टेक्सटिंग का अरूज, ट्वीटिंग का अरूज, एंड चैटिंग का अरूज। ये तीनों वर्ड्स आपने इसी तरह से ही पढ़ने हैं। टेक्सटिंग का अरूज, ट्वीटिंग का अरूज और चैटिंग का अरूज हैज़ क्रिएटेड, पैदा किया है, अ मोर रिलैक्स्ड, ज़्यादा आरामदाह अप्रोच, रवैया। इन 3 चीज़ों ने एक आरामदाह रवैया पैदा किया है। टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस जुमले, स्ट्रक्चर साखत, जुमले की साखत में। इन चीज़ों ने, टेक्स्ट ने, ट्वीटिंग ने और चैटिंग ने सेंटेंस की साखत को, जुमले की साखत के रवैये को बहुत ही सुकून दिया है, बहुत ही आरामदाह रिलैक्स कर दिया है। एंड पंक्चुएशन कहते हैं रमूज़ औक़ाफ़, जो हम ये कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन वगैरह यूज़ करते हैं, इनको पंक्चुएशन कहते हैं, रमूज़ औक़ाफ़ भी कहते हैं। अगरचे बाज़ाब्ता तहरीरों में रवायती ग्रामर के असूल अब भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन टेक्सटिंग, ट्वीटिंग और चैटिंग के अरूज ने जुमलों की साखत और रमूज़ औक़ाफ़ के लिए ज़्यादा आरामदाह रवैया पैदा कर दिया। मीन्स के जो हम चैट करते हैं, जो हम टेक्स्ट करते हैं, जो हम ट्वीट करते हैं, इनके अंदर हम ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं जिनके अंदर इतनी ग्रामर यूज़ नहीं की जाती। मीन्स कि उसने सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, आरामदाह बना दिया। आगे क्या बात की गई है, ऑन प्लेटफॉर्म्स, जैसा कि प्लेटफॉर्म्स है, लाइक जैसा कि ट्विटर, जैसा कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक ज़रिया है ट्विटर का, वेयर जहाँ पे करैक्टर्स, हरूफ अनलिमिटेड महदूद होते हैं। ट्विटर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम वर्ड्स का, लेटर्स का, हरूफ का जो इस्तेमाल है वो महदूद हद तक करते हैं। यूज़र्स, सारिफीन
ऑफन अक्सर, ओमिट छोड़ देते हैं, आर्टिकल्स पंक्चुएशन मीन्स के रोमोजिक ऑफ, एंड और इवन हत्ता के कैपिटलाइजेशन मीन्स के वो बड़े हरूफ का भी ख्याल नहीं रखते। ट्विटर के अगर ऊपर किसी ने ट्वीट की हुई है ना, तो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता, ना तो वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर की तमीज़ करता है, ना ही वो पंक्चुएशन मार्क्स का अच्छे तरीके से यूज़ करता है, और इसके साथ साथ वो आर्टिकल्स जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर, मीन्स कि इन तमाम चीज़ों को वो ओमिट कर देता है, ख़त्म कर देता है, टू सेव स्पेस, जगह बचाने के लिए, ताकि ट्विटर के ऊपर जो मेरा जगह हो ना वो कम यूज़ हो, इसके लिए वो इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करता है, उनका यूज़ ही नहीं करता। जब इनका यूज़ नहीं करेगा तो वो जो ग्रामर के जो असूल हैं वो उनके ऊपर पूरा नहीं उतरेगा, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे आ सेंटेंस एक जुमला है लाइक जैसा कि, अब एक जुमला मैं बोलूँगा उसके अंदर किस तरह से कमी आई है देखें। आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, स्टोर की तरफ। ये एक मुकम्मल जुमला है जिसके अंदर सारे रूल्स ग्रामर के अप्लाई किए हुए हैं। अब अगर यही जुमला आप ट्विटर के ऊपर ट्वीट करेंगे तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, गोइंग टू स्टोर, गोइंग टू स्टोर, गोइंग टू स्टोर। अब वो कहाँ गया, कोई भी रूल फॉलो नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन मैसेज सेम का सेम ही आया। तो इससे क्या बची, जगह बची, स्पेस बच गई थी। वाइल जबकि सम कुछ लोग सी देखते हैं दिस इसे एज अ डिक्लाइन, कि कमी आ गई है, ज़वाल आ गया। अब कुछ लोग जो इंग्लिश ज़ुबान से या किसी भी ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं, उनको अच्छी लगती है, अगर वो इस तरह के रूल्स को देखेंगे कि अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो यही समझेंगे कि इस ज़ुबान के अंदर ज़वाल आ चुका है, डिक्लाइन आ चुका है। इन लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स कहते हैं मयार, वो बंदा यही समझेगा कि इसके मयार में ज़वाल आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक अंग्रेज़ है तो वो अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करता है, वो बोलेगा आई एम गोइंग टू स्टोर, लेकिन वो देखे कि अगर लिखा हुआ गोइंग टू स्टोर, तो वो यही कहेगा कि इंग्लिश ज़ुबान के अंदर या तो जिद्दत आ गई या फिर क्या आ गया, उसके अंदर ज़वाल आ चुका है। अदर दूसरे लोग आर्ग्यू, दलील देते हैं, आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि इसके मयार में ज़वाल आ चुका है, कुछ लोग बहस करेंगे। अदर्स आर्ग्यू, कुछ लोग बहस करेंगे, दैट के इट रिफ्लेक्ट्स, ये अक्कासी करती है, रिफ्लेक्ट का मतलब अक्कासी करती है, क्रिएटिव एक तख्लीकी अडेप्टेशन मुताबिकत का, ये एक तख्लीकी मुताबिकत की अक्कासी करती है, जो न्यू नए कम्युनिकेशन मवासलात टूल्स ज़राए में, टूल्स में, ये एक मवासलात के नए टूल्स के साथ एक तख्लीकी मुताबिकत भी है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, एक दफ़ा फिर सुने। अगरचे कुछ लोग इसे ज़ुबान के मयार में ज़वाल के तौर पे देखते हैं, और कुछ लोग ये दलील देते हैं कि मवासलात के नए टूल्स के साथ ये एक तख्लीकी मुताबिकत है। कुछ अच्छाई की तरफ जाते हैं, कुछ बुराई की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी हम अपने सेंटेंस नंबर पैराग्राफ नंबर 6 विच इज़ द शॉर्ट वन। पैराग्राफ नंबर 6 थोड़ा सा शॉर्ट है जी, इसको जल्दी से देख लेते हैं। फर्दर मोर, मज़ीद बरा, इसके अलावा, इमोजी निकला इमोशन से। इमोशंस कहते हैं आपके जो जज्बात होते हैं। अब कुछ व्हाट्सएप के अंदर ऐसे इमोजीज़ भी होते हैं जहाँ पे हम अपने वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, कि हम वर्ड के ज़रिए बता दें कि भाई आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। आप वर्ड्स के ज़रिए आप चीज़ को नहीं बता रहे, सिर्फ आप एक इमोजी भेजते हैं, वो इमोजी आपके इमोशंस को डिफ़ाइन कर रहा होता है कि अगले बंदे की ऐसी कैफियत हो चुकी है। इमोजी यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। हैज़ एडेड, इजाफा किया। द विजुअल कहते हैं बसरी, वो चीज़ जो नज़र आती है। एलिमेंट, आंसर कहते हैं हिस्सा, बसरी हिस्सा, इसने बसरी हिस्से में इजाफा किया है। तो लैंग्वेज ज़ुबान के बसरी आंसर में इजाफा किया है। समटाइम्स, बाज़ दफ़ा, रिप्लेसिंग, बदल दिए जाते हैं वर्ड्स, अल्फाज, इंटायरली, मुकम्मल तौर पे। कभी कभार तो मुकम्मल तौर पे अल्फाज इमोजी के साथ तब्दील कर दिए जाते हैं। अ हार्ट, एक हार्ट, इमोजी, दिल वाला इमोजी भेज दिया जाता है। और अ फायर सिंबल, या फिर आग का सिंबल, आग की अलामत भेज दी जाती है। कैन नाउ कैरी, कॉम्प्लेक्स, कैन नाउ अब कैरी, ये लेके फिरते हैं, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, इमोशनल, जज्बाती, मीनिंग, माने। ये वाले जो इमोजी हैं हार्ट का और फायर का, ये अपने साथ पेचीदा जज्बाती मीनिंग्स लेके फिरते हैं। एक्टिंग लाइक, और ये इस तरह से एक्ट करते हैं, दिखाते हैं। मॉडर्न डे, जदीद दुनिया की। हायरोग्लिफ्स, ये वर्ड है हायरोग्लिफ्स कहते हैं पिक्टोग्राफी क्या होता है, तस्वीरी तहरीर करना।
और ये इस तरह से दिखाता है कि जिस तरह तस्वीर ही आपके जज्बात को ज़ाहिर कर रही, तस्वीर ही आपके वर्ड्स को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है जी, ये जी पैराग्राफ नंबर 6 एक दफ़ा मुकम्मल देख लीजिए। मज़ीद बरा इमोजी के इस्तेमाल ने ज़ुबान में एक बसरी अंसर शामिल कर दिया है जो बाज़ औक़ात अल्फाज की जगह मुकम्मल तौर पर ले लेता है। एक दिल वाला इमोजी या आग की इलामत अब पेचीदा जज्बाती माने रख सकती है जो जदीद दौर की तस्वीरी तहरीर की तरह काम करता है। ठीक है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, शॉर्ट है लेकिन बहुत गहरी बात इसके अंदर की गई है। अभी देखें, इस इमोजी के ज़रिए आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए इंग्लिश ज़ुबान तब्दील हो चुकी है। अब सारी चीज़ें हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ज़ुबान की तब्दीली के रिलेटेड, और हर एक पैराग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रामर के अंदर फ़र्क आया, किस तरह से रूल्स के अंदर आया, किस तरह इमोजीज़ आए, किस तरह से इमोशंस ने जगह ले ली, ईच एंड एवरीथिंग, किस तरह से एब्रीवेशंस आए, किस तरह से ओमिट कर दिया जाता है। हर एक चीज़ इंग्लिश ज़ुबान के अंदर तब्दीली आई और सारी की सारी डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आई। अब बात करते हैं जी हम पैराग्राफ नंबर 7 की। इसके अंदर बात की गई है, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन डिजिटल आलमगीरियत हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, इसने मुतासर भी किया है, डिजिटल आलमगीरियत ने मुतासर भी किया है। हाउ, किस तरह से इंग्लिश इज़ स्पोकन बोली जानी चाहिए, कि किस तरह से इंग्लिश बोली जानी चाहिए। अब बात करते हैं इसके तलफ़्फ़ुज़ की, प्रोनंसिएशन की बात करते हैं। प्रोनंसिएशन तलफ़्फ़ुज़, बोलना, एंड इंटोनेशन, इंटोनेशन कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव। जब इंग्लिश बोलते हैं तो आवाज़ ऊपर नीचे आहिस्ता तेज़ होती रहती है, इसको इंटोनेशन कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ का उतार चढ़ाव आर बीइंग शेप्ड, तश्कील दिए गए हैं, इनको बनाया गया है, इनको शक्ल दी गई है बाय ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल मीडिया ने, आलमी मीडिया ने, इसको आलमी मीडिया ने तश्कील दिया। तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव को ग्लोबल मीडिया, आलमी मीडिया ने तश्कील दिया है। स्पेशली ख़ास तौर पर यूट्यूब ने तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज के उतार चढ़ाव को एक नई शक्ल दे दी है। एक्सेंट कहते हैं बोलने का तरीका, लहजा, एक्सेंट लहजा, आर हैं स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, ब्लेंडिंग घुल मिल रहे हैं। और इंसानों के जो इंग्लिश बोलते हैं उनके जो लहजे हैं, एक्सेंट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल रहे हैं। ब्लेंड का मतलब घुलना मिलना। एंड न्यू स्पीच पैटर्न्स, एंड और न्यू नए, स्पीच बोलने के, पैटर्न्स अंदाज, और नए बोलने के अंदाज, आर इमर्जिंग, वो उभर रहे हैं। ठीक है जी, लहजे तब्दील हो रहे हैं और नए बोलने के जो अंदाज़ हैं वो उभर रहे हैं। स्पेशली ख़ास तौर पे अमंग दरमियान यंगर जनरेशन, नौजवान नस्ल में। और ये जो नौजवान नस्ल है ये इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा रही, मीन्स कि उनके जो लहजे हैं वो तब्दील हो रहे हैं, वो नए बन के उभर रहे हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जी, मिसाल के तौर पे मैंने बहुत से नॉन नेटिव गैर मुल्की स्पीकर्स बोलने वाले ऑफ इंग्लिश, मिसाल के तौर पे बहुत से गैर मुल्की जो इंग्लिश बोलते हैं, अडॉप्ट वो अपना रहे हैं अमेरिका की और ब्रिटिश या बरतानिया की स्लैंग कहते हैं अल्फाज, गैर रस्मी अल्फाज। स्लैंग ऐसे अल्फाज होते हैं बच्चे जो कि गैर रस्मी अल्फाज होते हैं, और ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम अपने दोस्तों के दरमियान तो बोल लेते हैं लेकिन हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उनको यूज़ नहीं करते। स्लैंग ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम दोस्तों में या कहीं भी इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इम्तिहान के अंदर या कोई चीज़ प्रोफेशनल में लिख रहे हैं तो तब हम उनका अल्फाज का यूज़ नहीं करते। तो गैर रस्मी जितने भी अल्फाज होते हैं उनको स्लैंग्स बोलते हैं। प्रोनंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ एंड इडियम्स और मुहावरे थ्रू के ज़रिए एक्सपोजर रसाई टू ऑनलाइन कंटेंट मवाद, ऑनलाइन मवाद तक। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी के बहुत से गैर मुल्की बोलने वाले ऑनलाइन मवाद तक रसाई के ज़रिए अमरीकी या बरतानवी अवामी बोले, तलफ़्फ़ुज़ और मुहावरे अपनाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक दफ़ा पे सुन लीजिए। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी के बोलने वाले बहुत से गैर मुल्की ऑनलाइन मवाद तक रसाई हासिल करने के लिए, मीन्स कि उन्होंने ऑनलाइन मवाद हासिल करना है तो उस तक रसाई हासिल करने के लिए वो अमरीकी और बरतानवी ज़ुबान बोलते हैं, उसके अंदर बोली भी बोलते हैं, तलफ़्फ़ुज़ भी बोलते हैं और बहुत से मुहावरे भी अपनाते हैं। द रिज़ल्ट, इसका नतीजा इज़ अ मोर स्टैंडर्डाइज्ड, मयारी को बढ़ा दिया। अब इसका नतीजा ये निकला कि इसने इंग्लिश ज़ुबान के मयार को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इंटरनेशनल फॉर्म
एक बैनुल-अक़वामी शक्ल बना दी ऑफ इंग्लिश ज़ुबान की, और इसने इंग्लिश ज़ुबान की एक बैनुल-अक़वामी शक्ल बना दी। बट लेकिन इट में आल्सो लीड, ये पहुंचा भी सकती है टू द लॉस, नुकसान, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है ऑफ रीजनल इलाकाई एक्सेंट लहजों पर, लेकिन इसका नुकसान मुकामी या इलाकाई लहजों पर भी हो सकता है। एंड और ट्रेडिशनल रवायती फॉर्म्स शक्लों पर, और रवायती शक्लों के ऊपर, और रवायत के मुताबिक जो हम एक्सेंट अपनाते हैं उसके ऊपर भी इसका असर हो सकता है। अब जो गैर मुल्की नेटिव स्पीकर्स हैं वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, तो उसके अंदर बहुत से मुहावरे प्रोनंसिएशन यूज़ करते हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान ज़्यादातर मायारी बैनुल-अक़वामी शक्ल है, लेकिन ये इलाकाई लहजों और रवायती शक्लों के नुकसान का भी सबब बन रही है। ठीक है जी, ये सारा का सारा जो पैराग्राफ था ये प्रोनंसिएशन के ऊपर बात की गई थी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर था, लेकिन ये भी इंग्लिश के चेंज के अंदर एक अहम रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं हम पैराग्राफ नंबर 8 की, कि पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर क्या बात की गई है। जी, पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर क्या कहा गया है? हाउएवर, ताहम, द ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत ऑफ इंग्लिश ज़ुबान की, ताहम इंग्लिश ज़ुबान की आलमगीरियत रेजेज़ उठाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अहम सवालात। अब इसके अलावा ताहम इंग्लिश ज़ुबान बहुत से अहम क्वेश्चंस उठाती है अबाउट के बारे में, कल्चरल सकाफ़ती डोमिनेंस गलबे, सकाफ़ती गलबे के बारे में। इंग्लिश ज़ुबान सकाफ़ती गलबे के बारे में बहुत से अहम सवालात उठाती है। एंड और इनइक्वालिटी, अदम मसावात, कि इंग्लिश ज़ुबान को अहमियत दी जा रही, दूसरी ज़ुबानों को अहमियत नहीं दी जा रही, या इसके अंदर चेंजेस आ रही है, दूसरी ज़ुबानों के अंदर चेंजेस नहीं आ रही। तो इंग्लिश ज़ुबान सकाफ़ती गलबे के ऊपर बहुत से सवालात उठाती है। बिकॉज़ क्योंकि इंग्लिश इज़ है द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का मतलब होता है बुनियादी ज़ुबान, क्योंकि इंग्लिश एक बुनियादी ज़ुबान है, इसलिए ऑन मोस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान एक बुनियादी ज़ुबान है बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से भी बात करना चाहें आउट ऑफ कंट्री या नॉन नेटिव स्पीकर से, तो आप जो बात करते हैं वो इंग्लिश के अंदर ही करते हैं। इसीलिए जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर जो इंग्लिश ज़ुबान है वो एक बुनियादी ज़ुबान है। नॉन नेटिव स्पीकर्स, गैर मुल्की बोलने वाले, ऑफन अक्सर फ़ील महसूस करते हैं प्रेशर, दबाव, टू अडॉप्ट, अपनाने में, इट इसे इन ऑर्डर, इसलिए टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कि उनकी मालूमात ना हासिल की जा सके। तो बहुत से लोग इंग्लिश ज़ुबान को बोलते वक्त प्रेशर फ़ील करते हैं ताकि उनकी मालूमात, उनका बायोडाटा की रसाई तक हम ना पहुंच सकें। पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने में इन कन्वर्सेशन, बातचीत के, और या गेन हासिल करने में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मुलाजमत के मौके। इसलिए गैर मादरी ज़ुबान बोलने वाले अक्सर मालूमात तक रसाई हासिल करने में, बातचीत में हिस्सा लेने में, या मुलाजमत के मौका हासिल करने में इसे अपनाने पर दबाव महसूस करते हैं। यह है जी इसका नुकसान। वाइल जबकि दिस ये ओपन्स, खोलता है डोर्स, दरवाज़े, फॉर मैनी, बहुत से लोगों के लिए, लेकिन इंग्लिश जो ज़ुबान है ये बहुत से लोगों के लिए बहुत से दरवाज़े भी खोलती। इट आल्सो मार्जिनलाइज, यह पसमानदा भी करती है लोकल, मुकामी लैंग्वेजेस, ज़ुबानों को। अब इंग्लिश ज़ुबान बोलेंगे तो जो मुकामी ज़ुबान होगी वो पसमानदा हो जाएगी। एंड और कंट्रीब्यूट्स, और हिस्सा डालती है टू डे डिक्लाइन, इसके ज़वाल में, और मुकामी ज़ुबान के ज़वाल में भी हिस्सा डालती है। इंग्लिश ज़ुबान का फ़ायदा भी और नुकसान ये है कि जो मुकामी ज़ुबान होगी वो ज़वाल पजीर भी होगी और पसमानदा भी हो जाएगी। इन अ डिजिटल वर्ल्ड, एक डिजिटल दुनिया में, वेयर, जहाँ पे इंग्लिश रेन्स सुप्रीम, हुक्मरानी करती है। डिजिटल दुनिया के अंदर इंग्लिश ज़ुबान हुक्मरानी करती है। एंड स्मॉलर लैंग्वेजेस, और छोटी ज़ुबानें, रिस्क, उनका ख़तरा है, एक्सटिंक्शंस, ख़ात्मे का, उनके ख़ात्मे का ख़तरा है। डिजिटल दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर इंग्लिश ज़ुबान हुक्मरानी कर रही है, और जितनी भी छोटी ज़ुबानें हैं उनकी ख़ात्मे का ख़तरा बढ़ चुका है। इफ़ दे आर नॉट प्रिजर्व्ड, अगर उनकी हिफाजत ना की गई, थ्रो, के ज़रिए, कॉन्शियस, शौरी एफ़र्ट, कोशिश करके, एक अक़ली और शौरी कोशिश करके अगर उनकी हिफाजत ना की गई तो छोटी जितनी भी ज़ुबानें हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। चूँकि इंग्लिश ज़ुबान दुनिया के अंदर एक हुक्मरानी करने वाली ज़ुबान है, इसलिए छोटी ज़ुबानों के ख़त्म होने का ख़तरा है। अगर छोटी ज़ुबानों को शौरी तौर पे, अक़ली तौर पे तवज्जो ना दी गई
इसकी हिफाजत पे, तो छोटी ज़ुबानें इस दुनिया से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी। अब ये इसका नुकसान भी बता दिया गया। अब बात करते हैं जी सेकंड लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 के अंदर क्या बात की गई है, देखें। डिस्पाइट, बावजूद, दीज इन कंसर्न्स, खदशात। अब ये ख़तरा ही है ना, इन ख़तरों के बावजूद, इन खदशात के बावजूद। द इन्फ्लुएंस असर ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत, डिजिटल आलमगीरियत का असर। इन खदशात के बावजूद भी डिजिटल आलमगीरियत का असर ऑन इंग्लिश पर इज़ नॉट इंटायरली नेगेटिव, वो मुकम्मल तौर पे मनफी नहीं है। इन तमाम खदशात के बावजूद भी इंग्लिश का डिजिटल आलमगीरियत के ऊपर कोई मुकम्मल तौर पे मनफी असर नहीं है। मीन्स के मनफी असर नहीं है, इसके फ़ायदे भी हैं। इन फैक्ट दर हकीकत इट हैज़ क्रिएटेड, इसने तख्लीक किया है, आ मोर, एक बहुत ज़्यादा, इंक्लूसिव, शामिल करने के लिए, एंड डाइवर्स का मतलब मुख्तलिफ़ किस्म का, लिंग्विस्टिक लासानी लैंडस्केप, मंजरनामा, बल्कि इसने मुख्तलिफ़ किस्म का लासानी मंजरनामा शामिल करने का ज़िम्मा भी लिया है, उसको तख्लीक भी किया। दर हकीकत इसने एक से ज़्यादा सब को शामिल करने वाला एक मुख्तलिफ़ लसानी मंजरनामा तख्लीक दिया है। मीन्स कि इसके अंदर आप बहुत सी ज़ुबानों का यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश ज़ुबान के अंदर ही एक सहूलत है। न्यू, नए फॉर्म्स, शक्ल, एक नई शक्ल ऑफ इंग्लिश ज़ुबान की रिफ्लेक्ट अक्कासी करती। नई फॉर्म के अंदर जो इंग्लिश आती है, आपको पता है कि दिन गए जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंग्लिश ज़ुबान के अंदर जिद्दत आ रही है, तो जो जिद्दत आती है वो इंग्लिश ज़ुबान की नई शक्ल होती है। इंग्लिश ज़ुबान की नई शक्ल इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश ज़ुबान की नई शक्ल अक्कासी करती है द वॉइसेस ऑफ पीपल, लोगों की आवाज़ों की। नई ज़ुबान, नई शक्ल इंग्लिश की लोगों की आवाज़ों की अक्कासी करती है फ्राम डिफरेंट कल्चरल्स, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से, एंड लिंग्विस्टिक और लसानी बैकग्राउंड, पस मंज़र से, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोगों से, सकाफ़त के लोगों से, और मुख्तलिफ़ लसानी पस मंज़र से। अंग्रेज़ी की नई शक्लें मुख्तलिफ़ सकाफ़ती और लसानी पस मंज़र रखने वाले लोगों की आवाज़ों की अक्कासी करती है। ठीक है जी। अब आगे, वेदर या इट्स अ घानियन यूट्यूबर, घानियन घाना एक कंट्री है, उसका यूट्यूबर हो। मेकिंग, बनाए, लोकल मुकामी प्रोवर्ब्स, ज़रबुल मिसाल। अब अगर एक घाना का बंदा हो, यूट्यूबर हो, और वह एक मुकामी ज़रबुल मिसाल बनाए विद इंग्लिश के साथ, और फ़िलिपिनो ब्लॉगर, या फिर फ़िलिपाइन का एक ब्लॉगर हो, राइटिंग जो लिखे इन टैगलिश ज़ुबान में, और पाकिस्तानी यूट्यूबर या फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर हो। गिविंग दे द ब्लेंड, घुल मिल जाए, ऑफ उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश। चाहे वो घाना का कोई यूट्यूबर हो जो अंग्रेज़ी के साथ मुकामी ज़रबुल मिसाल मिला रहा हो, या कोई फ़िलिपाइनी ब्लॉगर जो टैगलिश में लिख रहा हो, या कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर जो उर्दू और अंग्रेज़ी का कोई इम्तिज़ाज या कोई रद्दोबदल पेश कर रहा हो। डिजिटल स्पेसेस, डिजिटल जगह, हैव अलाउड, इजाज़त देता है, मौका देता है, इंग्लिश टू बिकम, कि वो बन जाए ट्रूली एक सच्चा ग्लोबल आलमी लैंग्वेज ज़ुबान। तो इंग्लिश, तो जो डिजिटल जगह होती है, मीन्स के डिजिटल दुनिया होती है, वो हर एक ज़ुबान को मौका देती है कि वो वो एक आलमी ज़ुबान बन सकती है। अब ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ज़ुबान ही आलमी ज़ुबान बन सकती है, वो घाना का कोई यूट्यूबर भी हिम्मत कर सकता है, वो फ़िलिपाइन का भी कोई ब्लॉगर यूज़ कर सकता है, वो पाकिस्तानी यूट्यूबर का भी ये हक़ है कि वो अपनी मदर टंग को वो एक आलमी ज़ुबान बना सकता है। शेप, तश्कील दे सकता है बाई इट्स यूज़र्स, इसके इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से, रादर दैन कन्फाइंड, या फिर वो कैद रह जाए, द रिच्ड सख्त रूल्स असूल, या फिर वो सख्त असूलों में कैद हो जाए। डिजिटल जगहों ने अंग्रेज़ी को हकीकी मायनों में एक आलमी ज़ुबान बनाने का मौका दिया है, जिसे सख्त असूलों की कैद में करने की बजाय इसे सार्फिन ने तश्कील दिया है। ठीक है जी। ये जी हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ। थोड़े से वर्ड्स आपको बताया था कि डिफ़िकल्ट हैं। अब बात करते हैं जी हम अपने लास्ट पैराग्राफ नंबर 10 की। द डिजिटल ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत, डिजिटल आलमगीरियत हैज़ हैड, इसका है प्रोफाउंड, गहरा, इम्पैक्ट, असर ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान के ऊपर।
डिजिटल आलमगीरियत का इंग्लिश ज़ुबान के ऊपर एक गहरा शदीद असर है। इट हैज़ एक्सपेंडेड, इसने वसी किया है वोकेबलरी, अल्फाज को, लूजेंड, नरम किया है ग्रामर रूल्स, ग्रामर के असूलों को। इसने अल्फाज को वसी किया है और ग्रामर के असूलों को नरम किया है। एंड इंट्रोड्यूस्ड और मुतारफ़ करवाया है हाइब्रिड फॉर्म्स, मिलती जुलती शक्लें, मखलूत शक्लें ऑफ कम्युनिकेशन बातचीत करने की, दैट जो रिफ़्लेक्ट अक्कासी करती हैं ग्लोबल आलमी डाइवर्सिटी किस्म की, आलमी किस्म की, आलमी इकसाम की। डिजिटल आलमगीरियत ने अंग्रेज़ी ज़ुबान पर गहरा असर डाला है। इसने ज़ख़ीरा अल्फाज को वसी किया है, ग्रामर के असूलों को नरम किया है और मवासलात की मखलूत शक्लें मुतारफ़ करवाई हैं जो आलमी इकसाम की अक्कासी करती हैं। वाइल जबकि देयर आर कंसर्न्स, कुछ खदशात भी हैं अबाउट द लॉस, खो जाने का ऑफ लिंग्विस्टिक, लसानी, प्रायोरिटी पाकीज़गी, लसानी पाकीज़गी के खो जाने का डर है। एंड द डोमिनेंस और गलबा ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश ज़ुबान का ओवर अदर लैंग्वेजेस, दूसरी ज़ुबानों के ऊपर। अगरचे लसानी पाकीज़गी के खो जाने और दूसरी ज़ुबानों पर अंग्रेज़ी के गलबे के बारे में खदशात अभी भी मौजूद हैं। द ओवरऑल, मजमूई तौर पर, इफ़ेक्ट असर इज़ वन ऑफ ग्रोथ, इसकी तरक्की है। मजमूई तौर पर अगर असरात की बात करें तो इसकी तरक्की सबसे अहम है। चेंज, तब्दीली एंड अडेप्टेशन और इसकी मुताबिकत। लेकिन मजमूई असर तरक्की, तब्दीली और मुताबिकत पैदा करने का है। एज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज़, जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी मुसलसल बढ़ रही है, टू इवॉल्व, इर्तका पजीरी करने के लिए, नशो नुमा करने के लिए। तो जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इर्तका पजीरी भी बढ़ रही है, मीन्स के नशो नुमा भी इसके अंदर बढ़ रही है। सो टू विल द इंग्लिश लैंग्वेज एंड अडेप्टिंग, सो टू इसी तरह, विल द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान भी बढ़ रही। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नशो नुमा हो रही है, वैसे वैसे इंग्लिश ज़ुबान के अंदर भी नशो नुमा हो रही है। एंड अडेप्टिंग और मुताबिकत, टू मीट द नीड्स, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ऑफ इट्स ग्लोबल स्पीकर, इसके आलमी बोलने वालों के लिए, इन क्रिएटिव तख्लीकी अंदाज में, एंड अनएक्सपेक्टेड वेज़ और गैर मुतवक्के तरीक़ों से। वैसे वैसे जैसे जैसे इर्तिका पजीरी होती रहेगी, वैसे वैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी अपने आलमी बोलने वालों की ज़रूरियात को और तख्लीकी और गैर मुतवक्का तरीक़ों से बोलने वालों के लिए भी ढलती रहेगी। अब आखिरी लाइन है, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी इर्तिका पजीरी होती रहेगी, वैसे वैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान भी अपने आलमी बोलने वालों की ज़रूरियात को तख्लीकी और गैर मुतवक्का तरीक़ों से पूरा करने के लिए ढलती रहेगी। मीन्स कि अंग्रेज़ी ज़ुबान ने अपने सार्फिन को उसके मौजूदा दौर के मुताबिक, डिजिटल दौर के मुताबिक ढालना ही ढालना है। ठीक है जी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 3। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, ट्रिकी ज़रूर था, क्योंकि इसके अंदर जो वोकेबलरी यूज़ की हुई है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट यूज़ की हुई है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे तो ये आपके मौजूदा दौर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।